नमस्कार। करोगे हर बात तो बात बन ही जाएगी। हर मसले का हल बातचीत से होता है, इसीलिए मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, संवाद का रास्ता खोल कर रखना चाहिए। मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र को चलाने का सबसे बड़ा जरिया है संवाद, बातचीत, वार्ता। आज जम्मू और कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्य के नेताओं की बेहद अहम बैठक हुई, जिसका इंतजार बीते एक हफ्ते से हो रहा था। आज सबसे ज्यादा 33% इंडिया यही जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो बातचीत हुई उसमें कश्मीर के नेताओं और सरकार के बीच क्या कुछ हुआ है, क्या बात बनी है। वहीं 19% इंडिया ये जानना चाहता है कि कैसे सारे मोदी चोर कहकर फंस गए हैं राहुल गांधी। और 17% लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या 26 जनवरी जैसा आंदोलन फिर करने की तैयारी में है किसान नेता राकेश टिकैत। तो आज की सबसे बड़ी खबर इस समय की यही है कि जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई बैठक खत्म हुई, जो कि बेहद सकारात्मक रही। राज्य के जो नेता उस बैठक में थे, बाहर आने के बाद उन सब ने बातचीत पर बहुत संतोष जताया है। जम्मू और कश्मीर पर आज 3.5 घंटे तक ये बैठक चली। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे अहम बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका सुझाव, जितने सुझाव मिले उनको बड़े गौर से सुना और फिर एक बेहद सकारात्मक बात इस पूरी बातचीत के आखिर में कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी दोनों को खत्म करना चाहते हैं। बैठक 3.5 घंटे चली, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, और उसमें से 3 खास बातें निकल कर सामने आई हैं जो अभी पता चल रहा है। पहली बात यह कि राज्य में सीटों का परिसीमन हो रहा है, उस पर केंद्र ने तमाम राजनीतिक पार्टियों से कहा कि साथ मिलकर ये काम होना चाहिए। दूसरी बात यह निकली कि राज्य में चुनाव होंगे, सभी पार्टियों ने चुनाव कराने की बात की, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात की और सरकार ने भी इस पर रजामंदी बताई। और तीसरी बात यह निकली कि समय आने पर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, ये मांग आई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से और सरकार ने भी ऐसा ही कहा है। कम से कम अमित शाह ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस 2 चीजों पर सबसे ज्यादा था, एक प्रदेश में लोकतंत्र और दूसरा प्रदेश का विकास। पहले सुनिए कि इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, जो खुद जम्मू से आते हैं, उन्होंने क्या बताया प्रधानमंत्री के हवाले से इस बातचीत में क्या हुआ, क्योंकि जितेंद्र सिंह भी उसमें मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी ने पूरी गंभीरता के साथ हर पक्ष, हर तर्क, हर सुझाव को सुना और उन्होंने इस बात को सराहा कि सभी जनप्रतिनिधियों ने खुले मन से अपनी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री जी ने बैठक में 2 बड़ी बातों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को ग्रास रूट तक ले जाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर में ऑलराउंड विकास हो, हर इलाके, हर समुदाय तक विकास पहुंचे, इसके लिए साझेदारी हो और जन भागीदारी का एक माहौल बनाया रखा जाए, ये ज़रूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी रखा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज से लेकर दूसरे स्थानीय निकायों से जुड़े सभी चुनाव सफलतापूर्वक हो चुके हैं। सुरक्षा से जुड़े हालात भी बेहतर हो रहे हैं। पंचायत चुनावों के बाद करीब 12,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे पंचायतों के पास पहुंचे हैं। इससे गांव में विकास की रफ्तार को गति मिली है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम यानी विधानसभा चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों, जनजातीय क्षेत्रों के साथियों को एक उचित प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है। और ये वो ऐतिहासिक तस्वीर है जो इस बैठक के दौरान ली गई। बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बीच में है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है
और साथ में कश्मीर के वो तमाम बड़े नेता जो इस पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करते हैं। एनसी के फारूक अब्दुल्ला साहब है, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती है, बीजेपी के नेता हैं, इसके अंदर कविंद्र गुप्ता है, सीपीएम के तारिक आमी हैं, कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी साहब हैं, उमर अब्दुल्ला फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो कि फारूक साहब के बेटे हैं, वो सब यहाँ हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि सभी पार्टियों को एक साथ लाने के लिए सरकार के ऊपर जो दबाव था, सरकार को जो बार बार कहा जा रहा था कि कश्मीर के नेताओं के साथ आप बातचीत क्यों नहीं करते, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो बर्फ भी पिघल गई है। और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बातचीत बहुत अच्छे माहौल में हुई है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का रुख इस पूरी बातचीत में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो शुरुआत से ही इस बैठक को लेकर थोड़ी बहुत सी स्केप्टिकल नज़र आ रही थी, शको शुबा से देख रही थी। हालांकि इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद जब महबूबा मुफ्ती बाहर आईं तो उन्होंने फिर पत्रकारों के सामने पाकिस्तान का राग अलापा है। उनका कहना है कि कश्मीर के भलाई के लिए अगर बात ज़रूरी हो तो पाकिस्तान से बात करने में क्या दिक्कत है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के हिसाब से अनुच्छेद 370 की बहाली की वो मांग कर रही हैं। बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। जो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त कई तरह की मुसीबतें सह रहे हैं, बहुत मुश्किल में हैं, बहुत तकलीफ में है। जम्मू कश्मीर के लोग 2019 5 अगस्त के बाद गुस्से में हैं, नाराज हैं, जज्बाती तौर टूट गए हैं, बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं, जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है, उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों का रोजगार है। तो महबूबा मुफ्ती अभी भी उसी स्टैंड पर कायम है कि पाकिस्तान को ज़रूर इस पर इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़े उसके पहले दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए इंडिया चाहता है में। आप दोनों का हम स्वागत करते हैं। पहले तो सज्जाद लोन साहब है, कश्मीर के नेता हैं, मिनिस्टर रहे हैं। सज्जाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और कविंद्र गुप्ता जी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आप दोनों लोग इस बैठक में शिरकत कर रहे थे। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। पहला सवाल सज्जाद साहब आपसे, करीब 3-3.5 घंटे लंबी बातचीत चली, सबने अपनी अपनी बात की। सबकी बात अगर मैं कहूँ, कश्मीर के जो लोग हैं बार बार कह रहे हैं कि 370 और 35A को वापस लाना होगा। क्या आपको लगता है आज की बातचीत के बाद सरकार के रुख में, दिल्ली के रुख में वो चीज़ नज़र आई आपको कि 370 और 35A पर बातचीत करने को तैयार हैं? सुमित भाई, मैं आपको बात बताऊं, 3.5 घंटे बात हुई, तो मैं ये कह सकता हूं आपको कि जब मैं वहां से बाहर आया, ये वही सरकार है जिनके हाथों हम जेल भी गए हैं एक साथ। तो मैं एक पॉजिटिव माइंड से ऑप्टिमिस्टिकली बाहर आया कि नहीं, जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, तो या एलजी साहब हैं, इन तीनों का जो मैंने रुख देखा, जो बॉडी लैंग्वेज देखी, वो ये है कि नहीं, बहुत हो गया, अब रिकन्सिलिएशन का फेज। ये मेरी रीडिंग है, आई कुड बी रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट आई फील। जो बातों से मालूम पड़ा, जो एटमॉस्फेरिक्स था कि नहीं बहुत हो गया, देयर हैज टू बी फेज ऑफ रिकन्सिलिएशन। नाउ आई विल टेल यू समथिंग।
2024 तक भारत की जनता ने भाजपा को यहाँ का मतलब यूनियन गवर्नमेंट उनकी है, सब कुछ है। हमारे लिए कोई भी डिलीवरी मैकेनिज्म जो है जम्मू कश्मीर के लिए वो कर सकते हैं, हमें वो फैसिलिटेट करना है। मेरे मानने में हमने अंदर क्या बात करी मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बिकॉज लेट इट बी बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड अस एंड लेट अस नॉट क्रिएट अनवांटेड प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टी। ऑल आई कैन टेल यू इज दैट जब हम निकले तो मुझे बड़े खिलते हुए हंसते हुए चेहरे अपने पॉलिटिशियंस जो हमारे चाहे हमारी पार्टियों में नहीं हैं, हम एक दूसरे के राइवल्स हैं। जब आप ये कह रहे हैं सज्जाद साहब, कविन साहब आपकी इजाज़त से एक सवाल और ले रहा हूँ सज्जाद साहब से। जब आप ये कह रहे हैं कि आप हंसते मुस्कुराते बाहर आए, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आपको वहाँ से मिली, मैं ये जानना चाहूँगा तो क्या मैं ये मानूँ कि सरकार 370 पर रिकंसिडर करने को तैयार है, अगस्त 19 के पहले की सिचुएशन पर लौटने को तैयार है? देखिए आपको मैं एक बात आप मेरी बात सुनिए, अंदर क्या हुआ, राइट? एज आई टोल्ड यू देयर इज नो नीड, मैं आपको वेरी हम्बली बोल रहा हूँ कि अभी तक हमें मतलब आउटसाइड फैसिलिटेशन की ज़रूरत नहीं है इसमें। इट इज़ बेटर दैट वी डोंट मेक स्टेटमेंट्स विच आर वाइल्ड, जिसके बारे में हमें खुद पता नहीं। ये पहली मीटिंग है, मुझे लगता है इसके एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, स्टार्ट होगा, 6 महीना लगे, 7 महीना लगे, साल लगे, उसके बारे में। सो इट्स बेटर नॉट टू मेक वाइल्ड हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी बातों का, आपकी फीलिंग्स का, और मैं भी नहीं चाहता हूं कि हमारी वजह से ये जो एक बढ़िया प्रोसेस शुरू हुआ है इसमें किसी तरह की खलल पैदा हो। लेकिन कविंद्र गुप्ता साहब, जितने कश्मीर के नेता हैं, जितनों से हमने बातचीत की है बीते 2 दिनों में, माइनस बीजेपी, सब यही कह रहे हैं 370 और 35 से। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या सरकार इसके लिए तैयार है, वापस लाए? देखिए, धारा 370 बड़े संवैधानिक तरीके से राज्यसभा में और लोकसभा में बैठ करके बहुमत के साथ हटाई गई है, और मुझे लगता नहीं कि कोई निकट भविष्य में ये आएगी, ये वापस लाई जाएगी। कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद एक नए युग का निर्माण हुआ है, एक नया डेवलपमेंट का दौर वहाँ पर शुरू हुआ है। इसकी हम सबसे पहले प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी करते हैं, जिन्होंने सभी नेताओं को एक बार साथ में बिठा करके और चर्चा का विषय लिया, और खास करके जो डेडलॉक बहुत देर से आइस ब्रेक की है। तो इस सभी में जम्मू कश्मीर में विशेष करके आपको बताना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे वाल्मीकि समाज, हमारे वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज और हमारे गोरखा समाज को एक न्याय मिला है, जो कि 70 साल में बिल्कुल वो अधिकारों से वंचित थे, नंबर 1। नंबर 2, पहली बार हुआ है 70 सालों में कि जो यहाँ पर डीडीसी बीडीसी से इलेक्शन करवाए गए हैं। आज से पहले यहाँ पर पंचायती राज नाम मात्र का था, पूरे देश में 13 बार इलेक्शन हो गए, हमारे यहाँ पर 4 इलेक्शन हुए, और 4 इलेक्शनों में कभी भी पूर्ण अधिकार नहीं दिए गए। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर कश्मीरी विस्थापितों का भी सामान्य तरीके से वहाँ पर उनका पुनर्वास हो, उसमें चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, सभी वहाँ पर बसें। किन हालातों में वो यहाँ पर आए थे, और पीओके के जो हमारे रेफ्यूजीज हैं, जिनको फैमिलीज को कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड की गई है। गुप्ता जी, माननीय गुप्ता जी, मैं ये कहना चाह रहा था, आपकी इतनी लंबी बातचीत से ये बात समझ में आ गई कि 370 और 35 से को वापस लाने के हक में कम से कम बीजेपी नहीं है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें तभी मिली हैं जब ये दोनों चीज़ें हटी हैं। बिल्कुल, आज जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का नया दौर है। किसी भी स्टेट में 2 एम्स नहीं है, किसी भी स्टेट में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, IIM नहीं है, IIT नहीं है, रिंग रोड्स का जाल बिछ रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, वहाँ पर हजार मेगावाट के 4 जो चाहे वो रटले है, कीरू प्रोजेक्ट पर गुप्ता जी, पर गुप्ता जी, मैं मान रहा हूँ विकास हो रहा है, तेजी से काम आपके तर्क सही हो सकते हैं गुप्ता जी, पर लेकिन ये इल्ज़ाम लगा इन 2 सालों में, 5 अगस्त 19 से लेकर और आज के बीच में, कि आपने इन लोगों को, कश्मीर के लोगों से उनका मूल हक छीन लिया, जो भारतीय संविधान ने उनको दिया था 1950 के संविधान ने, 370 और 35A के तहत चुपचाप चोरी छुपे छीन लिया। और दूसरी बात गुप्ता जी, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, गुपकार
ग्रुप को आप लोगों ने गुपकार गैंग कह के पुकारा। इस बात से भी ये लोग ऐसे दुखी हैं कि जैसे हम कोई गैंगस्टर हैं। इस तरह की बात हमारे लिए इस्तेमाल की गई बीजेपी के द्वारा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से बीजेपी को हर वक्त ये कोसते थे, तो ये अपने अलग अलग राजनीतिक विचारधारा की ये सोच वाली पार्टियां डीडीसी के इलेक्शन में कट्टी हुई, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आई है, ये हम सब मानते हैं। और आंकड़ों के हिसाब से देखें, जो लोग ये प्रचार करते रहे इतने लोग डिटेंशन में हैं, आज केवल 40 लोग 16,000 में से सिर्फ 40 लोग हैं, और वो भी किन केसों में हैं उनकी भी केसों की जांच की गई है। नित्य प्रति बिना किसी आंकड़ों के इल्जाम लगाना गलत है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो फैसले थे उससे वहाँ पर पत्थरबाजी खत्म हुई, वहाँ पर रोजमर्रा के बंद खत्म हुए, वहाँ पर पाकिस्तानी प्रस्त आज भारत का झंडा वहाँ पर शान के साथ लहराता है। इन सभी चीज़ों को नोट करनी चाहिए। बीएसएफ की भर्ती पिछले दिनों हुई थी, 30,000 नौजवानों ने वहाँ पर भर्ती में भाग लिया। एक पॉजिटिव माहौल है। लोग नहीं चाहते इस 30 साल, एक पीढ़ी हमारी चली गई 30 सालों में मिलिटेंसी के दौरान, और नौजवानों को यहाँ पर हक नहीं मिला नौकरी का। गुप्ता जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, माफी के साथ, आप रहिएगा, जाइएगा मत। एक बड़ी खबर आ गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी अभी ट्वीट किया इस बातचीत पर। पीएम मोदी लिखते हैं, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र हमारी प्राथमिकता है, परिसीमन की रफ्तार तेज हो, पीएम मोदी ये कहते हैं, और लोकतंत्र हमारी प्राथमिकता है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, जो कहा गया। ये ट्वीट प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो आपके सामने स्क्रीन पर है। लोकतंत्र की ताकत है कि हम अपने सामने बैठकर विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। मैंने बताया कि लोगों, खासकर युवाओं को प्रतिनिधित्व के लिए आगे आना होगा ताकि उनकी आकांक्षा पूरी हो सके। हमारी प्राथमिकता लोकतंत्र मजबूत हो, इसके लिए परिसीमन तेज गति से हो ताकि नई सरकार बने और तेजी से विकास हो। नई सरकार, चुनाव, परिसीमन, लोकतंत्र की बहाली, ये कुछ बड़े शब्द निकल कर आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट से। कविंद्र गुप्ता, बीजेपी के बड़े नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री, मेरे साथ बने हुए हैं। गुप्ता जी, साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी चुनाव कराना चाहती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत करना चाहती है। मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा, परिसीमन को खत्म होते होते करीब करीब 1 साल का वक्त लग जाएगा, तो ये चुनाव कब होंगे, कब एंटिसिपेट किए जाएं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए परिसीमन की मीटिंग कल भी थी। लगातार सभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको काम दे दिया गया है। बहुत जल्द ये इस पर कार्रवाई हो रही है। और हम यही चाहते हैं परिसीमन के मामले में कि जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे जम्मू के साथ होती रही है, हमारा एरिया ज़्यादा था, हमारी आबादी ज़्यादा थी, हम तो कुल मिलाकर के आज जिस सीट से मैं इलेक्शन लड़ता हूं वो 2 लाख वोटर्स की सीट है। लेकिन कश्मीर में ऐसी सीटें हैं जिसमें 17,000, 20,000 और 50,000 वोटर है। क्या ये बेइंसाफी नहीं थी? एक ही मापदंड अपना करके, चाहे वो वोटर्स का मापदंड का काम कब तक पूरा हो जाएगा गुप्ता जी? पॉपुलेशन का मापदंड हो। उम्मीद है कि इसी वर्ष आने के अंत तक ये परिसीमन का काम होगा और उसके जल्द बाद, तुरंत बाद इलेक्शन। प्रधानमंत्री जी ने आज तक जो ट्वीट किया है आज, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो हमेशा करते हैं। तो क्या मैं ये मानूं? गुप्ता जी, मैं बड़ी खबर आपसे पूछ रहा हूँ, आप इसमें तस्दीक कर सकते हैं। मैं ये बड़ी खबर आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपसे जानकारी ले रहा हूँ। तो क्या मैं ये मानूं अगले साल मार्च अप्रैल में जो यूपी के चुनाव है, फरवरी मार्च में, उसके साथ कश्मीर में चुनाव भी हो सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री तो पहले ही चाहते हैं एक देश एक इलेक्शन होना चाहिए, उस पर कार्य जारी भी है। तो उम्मीद है, करनी चाहिए कि जल्द ही यहाँ पर इलेक्शन होंगे। ठीक है, जो प्रक्रिया में समय लगता है वो तो लगना है, लेकिन जैसे ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने अभी कहा है कि जल्द से जल्द उन्होंने परिसीमन आयोग के लिए भी कहा है, उन्होंने इलेक्शन कराने की कहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि 2022 में शुरुआत में ही एक नई सरकार मिलने वाली है। अरे वाह, 2022 की शुरुआत में नई सरकार मिलने वाली, बड़ी खबर कविंद्र गुप्ता जी के हवाले से एबीपी न्यूज को पता चल रही है। गुप्ता जी, एक चीज और बताइए, परिसीमन अगर पूरा होता है तो जम्मू के इलाके में कितनी सीटें बढ़ सकती हैं और कश्मीर के इलाके में कितनी सीटें कम हो सकती हैं? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, मैं ये कहता हूं, एक मापदंड अपना करके ना तो कश्मीर के साथ बेइंसाफी हो, ना जम्मू के साथ बेइंसाफी हो। और खास करके
जो बेइंसाफी पिछले दिनों में रही है, तो मैंने उसका उदाहरण दिए हैं। मैं कोई आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। और सभी को एक मापदंड, मान लो एक मापदंड 80,000 वोटर का बनाया जाता है, तो सभी सीटों पर 80,000 वोटर होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था करने की जरूरत है। कितना फर्क पड़ जाएगा और अभी की स्थिति में? विधानसभा में आज भी देखो, चाहे 4 सीटें बढ़े चाहे 6 सीटें बढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर भी मैं रहा हूं, और वहां पर हमने कुछ सीटें खाली छोड़ी है जिनको प्रतिनिधित्व नहीं है। चाहे वो हमारा पीओ के रिफ्यूजीज हो, चाहे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज हो, हमारा सिख समाज हो, या इसके साथ ही ऑलरेडी पहाड़ियों को और गुज्जर बकरवाल जो हमारा एसटी है, उनके लिए भी सीटें रिजर्व की हैं। तो एक इंसाफ का जो काम हो रहा है उसको भुलाया नहीं जा सकता। करीब करीब जम्मू इलाके में 2 दर्जन के आसपास सीटें बढ़ सकती हैं। इतनी ईमानदार, जिस तरह की आबादी का घनत्व है जम्मू के इलाके में, करीब 2 दर्जन सीटें बढ़ सकती हैं। आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, इतनी ज्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन अंतर पहले से होगा ही। हमने यही कहा है कि मापदंड के अपना करके उसी तरह से एक जैसा मापदंड हो। एक चीज और बताइए कविंद्र जी, आज सुबह से चर्चा शुरू होने के पहले से लेकर चर्चा शुरू होने के बाद तक 2 जो कश्मीर की पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उनके रुख के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी सॉफ्ट नजर आ रही है बातचीत को लेकर, वो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहती है, 370 पर जिद करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। पर महबूबा मुफ्ती थोड़ी सी बेरुखी है उनकी आवाज़ में, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये कहती है कि 370 हमको चाहिए ही चाहिए, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। तो क्या इन दोनों पार्टियों में आपस में दरार पड़ गई है? देखिए, ये समय के अनुसार ये लोग एकत्रित होते हैं। जब इनको इस बार लगा कि भारतीय जनता पार्टी को पीछे रखने के लिए ये सभी इकट्ठे हुए। हम अभी भी चाहते हैं कि विपक्ष का काम ठीक है, जो भी है उसको करना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए एक ही सोच बना करके, अगर जितनी वो वकालत पाकिस्तान की करती हैं उतनी जम्मू कश्मीर के लोगों की करे, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतरी होगी। इनकी इन शब्दों के कारण से हम मानते हैं कि कितने यहाँ पर कश्मीर के युवक आज मारे गए हैं। आज इस प्रकार का माहौल यहाँ पर ना होता तो हमारे युवकों को मरने की जरूरत नहीं थी। आज हम पाकिस्तान की बात करते हैं जो हमारे वहाँ पर हमारे युवकों को ट्रेनिंग देकर के मरने के लिए यहाँ पर भेजता है, मिलिटेंसी में भेजता है, घुसपैठ करवाता है, गोली और कविंद्र जी इस चीज को मानना होगा। आपने इसी पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी सर, जिसको आज आप कह रहे हैं कि वो आतंकियों की हितैषी है, हमदर्दी है। देखिए आप लोगों ने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया अपना। मेरी बात सुनिए, खुद रहे। जब जम्मू का मैंडेट जम्मू खित्ते का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला और कश्मीर का मैंडेट पीडीपी को मिला। अगर हम सरकार नहीं बनाते सही इलेक्शन के बाद, तो लोग हमको कोसते। कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर एक एजेंडा बना करके हमने काम किया। जब तक वो ठीक प्रकार से चलते रहे हमने काम किया। अगर हमें लगा तो समर्थन हमने वापस लिया, नहीं तो हम 3 साल और सरकार में रह सकते थे। बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ, समर्थन आपने वापस लिया। लेकिन गुप्ता जी, समर्थन वापस लेने के बाद अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती महबूबा के परिवार के बारे में बहुत सी बातें की गई कि इनकी विदेशों में पैसा है, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और क्या 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 क्या। आज उनके साथ बैठकर आप आमने सामने बातचीत कर रहे थे, कैसा लग रहा था? देखिए, सब राजनीतिक पार्टियां, हमारा मतभेद हो सकता है, मनभेद होना कोई हमारे रिश्ते हैं, हम एक स्टेट में रहते हैं, हमने साथ साथ काम किया है, इसमें कोई नहीं है। उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। विचारधारा के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए एक सच्ची सोच लेकर के हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि जम्मू आने वाला। चलिए गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हम सबको एक साथ मिलकर चलना होगा। शुक्रिया कविंद्र गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठक में कविंद्र गुप्ता जी शामिल थे और बड़ी खबर देके जा रहे हैं, इस साल के आखिर तक परिसीमन की प्रक्रिया खत्म हो सकती है और अगले साल की शुरुआत में 2022 की शुरुआत में कश्मीर में एक नई सरकार बन सकती है। ये बड़ी जानकारी बीजेपी के बड़े नेता हैं कविंद्र गुप्ता इस बातचीत से निकल कर आए, वो देकर जा रहे हैं। दिल्ली पर हमले की धमकी दे रहा था,
अभी हाल ही में जो धर्मांतरण की खबरें निकलकर सामने आई है यूपी एटीएस के ऑपरेशन के बाद, उसमें भी आपने देखा कि जो डेफ एंड डम मूक और बधिर बच्चे हैं उनको मुसलमान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। तो मूक बधिर बच्चों पर आतंकियों की निगाहें कई साल पहले से हैं, ये जैश ए मोहम्मद की घटना से साबित होता है। कश्मीर घाटी में ऐसे बच्चों को आतंक की तरफ धकेलने की कोशिश कई साल से चल रही थी। अब इसी मॉडल का इस्तेमाल क्या देश में होने वाला था? ये सवाल और खुलासा दोनों ही हो रहे हैं हिंदू से मुसलमान बने उमर गौतम की पूछताछ से, जो अब यूपी एटीएस की गिरफ्त में है। उसने जिस तरीके से दिव्यांग बच्चों का धर्मांतरण करने का कार्यक्रम शुरू किया, वो बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा रहा था। इन बच्चों को प्रलोभन देकर अपने साथ मिलाया जाता था, इनका धर्म परिवर्तन किया जाता था, इनको छोटी मोटी नौकरियां देकर इनको प्रभावित करते थे और फिर इनका इस्तेमाल किसी बड़े खतरनाक आतंकी मंसूबे को पूरा करने के लिए किया जा सकता था, ऐसा जांच एजेंसियों का दावा है। क्या इसी बोली से आदित्य को लुभाया गया? क्या इन्हीं तकरीर से मुन्नू यादव को फुसलाया गया? क्या ये सिर्फ धर्मांतरण का रैकेट है या इसके पीछे है बच्चों को बहलाने की बड़ी साजिश? ये कानपुर के दिव्यांग आदित्य गुप्ता उर्फ अब्दुल की तस्वीर है, जो साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट से बातचीत में इशारे इशारे में पूरा सूरत हाल बता रहा है। सामने आया कि आदित्य उमर गौतम के संपर्क में था। नौकरी का लालच देकर उसका धर्म बदला गया। धर्मांतरण के बाद उसे दिल्ली से लेकर केरल तक भेजा गया। अब आदित्य पुलिस के लिए अहम सबूत है। यूपी एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि आदित्य के स्कूल में रागिब आलम नाम के टीचर ने कई लोगों का धर्म बदलवाया। उसने 2017 में हमारे यहाँ से हाई स्कूल पास किया, उसके बाद उसका और कोई संबंध नहीं है। तो कहा जा रहा है 2019 में यहीं से पास किया। तो प्राइवेट भरा था, हमारे यहाँ सेंटर था, हमारा स्टडी सेंटर, उसने हमारा विद्यालय का डाला था और पीसीपी क्लास अटेंड करने के लिए बीच बीच में आता था। कोई संदिग्ध एक्टिविटी आपने कभी पाई उसकी? नहीं, कोई। कानपुर के तार नोएडा से भी जुड़े। फिलहाल नोएडा डेफ सोसाइटी बंद है। इसी डेफ सोसाइटी से टीचर कानपुर पहुंचा था। पुलिस को शक है कि ये सोसाइटी भी धर्मांतरण के रैकेट में शामिल है। जांच में सामने आ रहा है कि मूक बधिर बच्चे खास तौर पर निशाने पर रहते थे, इसीलिए ऐसे स्कूलों में टीचर ही धर्मांतरण की नींव रखते थे। जानकारी आ रही है कि इस रैकेट के तार 24 राज्यों से जुड़ रहे हैं। या तो राज्यों की संख्या बढ़ सकती है या राज्यों के अंदर संख्या बढ़ सकती है। तो अब 24 राज्यों की बात प्रकाश में आया। गिरफ्तारी के वक्त मौलाना के पास से एक रजिस्टर भी बरामद हुआ है। इस रजिस्टर में लगभग 1000 लोगों के धर्मांतरण का ब्यौरा दर्ज है। इस रजिस्टर से पता चलता है कि न केवल हिंदू बल्कि ईसाई, जैन और सिख धर्म के बच्चों का भी बड़ी संख्या में धर्मांतरण हुआ है। इस मामले पर योगी सरकार सख्त है। यूपी के कानून मंत्री का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बड़ा लंबा रैकेट प्रकाश में आया है। करीब 1000 से अधिक लोगों का जबरन प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कराया गया है। उनके नाम धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। इंटरनेशनल कुछ संस्थाओं के भी नाम आए हैं, इंटरनेशनल फंडिंग की भी बात सामने आ रही है, लेकिन चूंकि जांच चल रही है इसलिए अभी सब कुछ कहना उचित नहीं होगा। पुलिस अब विदेशी फंडिंग ही नहीं बल्कि टेरर फंडिंग के सिलसिले में भी जांच कर रही है। एटीएस को इस बात की आशंका है कि जिन मूक बधिर बच्चों का धर्मांतरण किया गया उनका आतंकवादी और जिहादी घटनाओं में भी इस्तेमाल करने की कोई साजिश थी। इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क हो सकता है और अब पुलिस इसी नेटवर्क की पड़ताल करने में जुटी हुई है। दिव्यांग मुन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान का परिवार भी धर्मांतरण के पाकिस्तान कनेक्शन का आरोप लगा चुका है। मतलब इस तरह से कर देता। पाकिस्तान से भी आ रहे थे? जी हाँ, पाकिस्तान से एक फ़ोन आया था, मेरी खुद बात हुई थी और मैंने बताया भी था। क्या कह रहे थे फिर वो? वे मेरे को जिस दिन ये आया था, मेरे पास शायद अप्रैल में आया था फ़ोन। जिस दिन लड़का यहाँ से पहली बार घर से बाहर गया था उसी दिन ही फ़ोन आया था मेरे पास, रात को तकरीबन 9-10 बजे करीब, कि भाई क्या कर लिया बच्चे को ले जाके घर से, क्या नाम है, रोक के क्या कर लिया। मतलब जिस दिन घर से निकला उसी दिन ही फ़ोन आ गया वहाँ से। एक वीडियो में उमर गौतम दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे वो इस्लामी नेटवर्क की बदौलत पूरी दुनिया घूम चुका है। अब यही बयान खुद उमर गौतम के खिलाफ जा रहा है। ये बयान उस नेटवर्क की पोल खोल रहा है जो पूरे देश में फैला है और जिसकी मदद के लिए विदेशों का नेटवर्क काम करता रहा है। दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी के साथ लखनऊ से रणबीर और संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट।
तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे दिव्यांगों का धर्मांतरण किया जा रहा है, और ये जानकारी भी मिल चुकी है कि सारा काम उन्हें आतंकवादी बनाने की कोशिशों के लिए किया जा रहा था। अब आप जानिए कि आतंकियों के इस मॉडल की तरफ बढ़ने की दरअसल वजह क्या है, क्यों दिव्यांग। एक बहुत बड़ा कारण तो ये है कि उनका ब्रेन वॉश करना आसान होता है। दूसरा कारण यह कि दिव्यांगों का आम दुनिया से नाता अक्सर कम होता है। ऐसे में उनकी नाराजगी या गुस्से को गलत दिशा दे देना किसी के लिए आसान होता है, यानी वही ब्रेन वॉश करना। और तीसरा कारण ये कि सुरक्षा बलों को दिव्यांगों पर शक नहीं होता है, वो बड़ी आसानी से किसी बड़ी हरकत को अंजाम दे सकते हैं। और चौथा और महत्वपूर्ण कारण ये कि अगर ये दिव्यांग पकड़े भी गए सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा तो मूक बधिर होने के कारण उनसे पूछताछ करना एजेंसियों के लिए आसान नहीं होता है। ऐसे बच्चों के धर्मांतरण का आरोप हिंदू से मुसलमान बने उमर गौतम पर है। हालांकि उमर गौतम की बेटी है, उनका ये कहना है कि उसके पिता का धर्मांतरण से कोई वास्ता नहीं है, वो ये काम नहीं करते हैं, ना किसी गलत काम से उनका कभी कोई नाता रहा है। लेकिन एक शिक्षिका की सफाई आई है जो उमर गौतम की बेटी के तमाम तर्कों की धज्जियां उड़ा देती हैं। देखिए उमर गौतम की बेटी और शिक्षिका कल्पना दोनों की आपस में विरोधाभासी बातें। तो जो 1000 केसेस के बारे में बोल रहे हैं वो सारी डॉक्यूमेंटेशन के केसेस हैं, कन्वर्जन से कोई लेना देना नहीं है। और आईडीसी सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंस के लिए रिवर्ट्स की हेल्प करता था, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। सर ये सन 2020 में फरवरी में सर आए थे कुछ मौलाना, यहाँ पे 20 से 25 मौलाना थे सर। फिर वहाँ से हम लोग को ऊपर से बुला लिया गया। फिर हम लोग नीचे बैठे तो उन्होंने कहा कि बैठ जाइए, तो हम बैठ गए सर। फिर उसके बाद हमको मोटिवेट करने लगे थोड़ा सा बातों में अपने, कि हमारे धर्म में अगर मतलब कोई अपनाएगा, आप अपनाएंगे हमारे धर्म को तो आपको बहुत बेटर फील होगा, हम बहुत हेल्प करते हैं। तो सुना आपने, दोनों ही तर्क हैं, दोनों की अपनी अपनी सफाइयाँ भी हैं। परिवार का कहना है कि उमर गौतम का बच्चों पर असर डालना या धर्मांतरण में कोई हाथ नहीं है। वहीं टीचर कल्पना ये कहती हैं कि ये नेटवर्क बच्चों पर असर डालने की हर मुमकिन कोशिश करता था। विरोध करने पर उसे जब टीचर ने ये विरोध किया कि आप बच्चों को क्यों मोटिवेट कर रहे हैं या प्रलोभित कर रहे हैं, तो उस टीचर यानी कल्पना को स्कूल ने नौकरी से निकाल दिया। मुझे नहीं लगता कि इन 21st सेंचुरी कोई भी ब्रेन वॉश हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। और जो डेफ एंड डम के बारे में बात कर रहे हैं वो बेबुनियाद है, कोई एविडेंस नहीं है। हाफिज जो है पढ़ाते हैं अपना यही अरबी उर्दू, तो सर मैंने थोड़ा कंजेक्शन किया था कि ये जो LKG UKG में टीचर है, मदर टीचर अना मैम, ये वहाँ पे बराबर मतलब बच्चों को नमाज सिखाती थी। तो मैंने थोड़ा कंजेक्शन किया था कि अगर आपको पढ़ाना है तो मुस्लिम बच्चों को पढ़ाइएगा, हमारे हिंदू बच्चों को अलग कर दीजिए क्लास में। तो इनको बहुत बुरा लगा, फिर इस वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी बेइज्जती की। तो सर वहाँ जो है तालीम देते हैं, कहते हैं हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे भी वहाँ बराबर करते हैं। क्या किस तरह का बच्चों को दबाव बनाया था उर्दू पढ़ने के लिए? सर एक साथ बैठाते हैं, एक साथ जब उनको पढ़ाएंगे तो बच्चे तो फॉलो करेंगे ही ना करेंगे। यूपी में धर्म बदलने की इस गोरख धंधे में बहुत बड़ा ये सब खुलासा है। इसमें धर्मांतरण का मामला बिल्कुल सीधा साधा इतना नहीं है। इस रैकेट से जुड़ा हुआ था विवादित मुस्लिम प्रचारक जाकिर नाइक का संगठन, वो जाकिर नाइक जो भारत के बाहर छिपा बैठा है। दरअसल आतंक का कनेक्शन मजहब के नाम पर लोगों को उकसाने और बहलाने से जुड़ा हुआ है। आतंक की इस नई कड़ी की तिकड़ी में पहला नाम उमर गौतम का है, जो लोगों को बहलाकर उनको धर्म परिवर्तन के लिए तैयार करता था, जैसा कि हम लगातार बीते 3 दिनों से बताते आ रहे हैं। दूसरा नाम अब जाकिर नाइक का सामने आया है, जो मजहब के नाम पर लोगों के दिलों में दूसरे धर्म के लोगों के लिए नफरत पैदा करने का काम करता था, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंसक हों और उनकी हिंसा आतंक के काम आ सके। और फिर आखिर में आते हैं पाकिस्तानी आतंकवादी, जो हिंदुस्तान के ऐसे लोगों से मिलकर धर्मांतरण करने वालों को आतंक की फैक्ट्री में धकेलना चाहते थे और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। दरअसल ये पूरा एक नेटवर्क है जो बहुत शातिराना अंदाज में काम कर रहा था, लेकिन उमर गौतम की गिरफ्तारी से इनका नेटवर्क बेनकाब हो चुका है। आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। यह है उमर गौतम, जिस पर
धर्म के धंधेबाज होने का आरोप लगा है। और ये है जाकिर नाइक, जिस पर नफरत फैलाने का आरोप लगा है। अब सामने आ रहा है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जाकिर नाइक पर आरोप है कि वो अपने भाषणों से जिहाद की जमीन तैयार करता था। वहीं उमर गौतम पर आरोप है कि वो सिपह सलार बढ़ाने के लिए धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाया करता था। हमारा दोस्त था गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का, उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक हासिल होगी। जांच में पता चला है कि धर्मांतरण रैकेट के तार इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जाकिर नाइक से भी जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक उमर गौतम जाकिर की संस्था के लोगों के संपर्क में था। जाकिर की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के वकील फैज सैयद लगातार उमर के संपर्क में था। पूछा इसको लेकर, जाकिर नाइक को लेकर, तो ये तो कांग्रेस और उनके समर्थित दलों का पाला हुआ कहीं न कहीं प्यादा था और इसी को पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया था। और उससे निकले हुए ये रूट हैं जो आज धर्म परिवर्तन की बातें आ रही हैं, धर्मांतरण कराते हुए लोग मिल रहे हैं, ये इनके कनेक्शन सीधे उसी से जुड़ते हैं। जाकिर नाइक पर आरोप है कि वो युवाओं को उकसाकर आतंक की तरफ बढ़ाता था। जब से ये आरोप लगे हैं, जाकिर नाइक गिरफ्तारी से बचने का हर पैंतरा अपनाता रहा है। लेकिन अब सामने आ रहा है कि वो पर्दे के पीछे से अब भी एक्टिव है। आपने कहा जाकिर नाइक को यहाँ तक क्यों नहीं लाई, ऐसा है प्रभाव नहीं है, वो भगोड़ा है, भागा हुआ है। हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बाकायदा डायलॉग्स कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसको यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा दोषी है। उसने पता नहीं कितने और काम यहाँ पर ऐसे किए हैं जिसके बारे में NIA ने और तमाम एजेंसियों ने रिपोर्ट दे रखी है। जैसे ही उसको लाएंगे वो भी खुलासा आपके सामने होगा। हमारी सरकार में इस तरह के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि वो भगोड़ा है, भागा हुआ है। उसको लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात कर रही है सरकार। सिर्फ इतना ही नहीं, धर्मांतरण रैकेट के तार जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से भी जुड़ने का आरोप लग रहा है। पुलिस को आशंका है कि जैश न सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने बल्कि कट्टरता को बढ़ावा देकर नए आतंकी सेल बनाने की फिराक में था। हालांकि पुलिस अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रही। जो लोग कन्वर्ट किए गए हैं, कहा जा रहा है कि उनको हथियारों की भी ट्रेनिंग दी गई, हथियार चलाना भी सिखाया गया। ऐसे भी कुछ इनपुट सुने। इस संबंध में अभी कोई साक्ष्य ऐसे नहीं मिले हैं जो हम आपके साथ शेयर कर पाए। सूत्रों के मुताबिक आतंकी कनेक्शन जांच के दायरे में है। तो धर्मांतरण के नाम पर आतंक को फैलाने की कोशिश कर रही थी। बार बार यूपी पुलिस ऐसे दावे कर रही है। आतंक का वायरस ना बढ़े, इसके लिए एक नागरिक के रूप में आपको भी अपने नाक, कान, आंख को खुला रखना है और जहां कहीं भी संदिग्ध गतिविधि हो उसको तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को बताएं। लेकिन आजकल एक और वायरस हमारी हवाओं में घुला है और वो है कोरोना का खतरनाक वायरस। उस वायरस से बचने के लिए आपको अपनी नाक और अपने मुंह को बंद रखना है, मास्क पहनकर। ठीक से मास्क पहनिए, दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित कीजिए और इसका ध्यान रखिए कि मास्क जब पहने तो आपकी नाक और आपका मुंह पूरी तरीके से ढका हो और कोशिश करिए कि सर्जिकल मास्क ही आप हमेशा पहने। एबीपी न्यूज़ ने इसीलिए आपके लिए मुहिम शुरू की है मास्क अप इंडिया नाम से। #मास्क अप इंडिया। हमारी कोशिश है इस मुहिम से हम हर हिंदुस्तानी को जोड़ें और उनसे कहें कि आप भी ऐसे ही मास्क पहन कर रखिए। इसीलिए हम आपको प्रेरित करने के लिए, आपके अंदर वो जज्बा लाने के लिए कहते हैं, मास्क पहनी हुई सेल्फी लीजिए, हमें भेजिए। हम इन सेल्फीज़ को रोज़ शाम इंडिया चाहता है में एबीपी न्यूज़ पर दिखाते हैं और आपकी इन तस्वीरों से उन तमाम हिंदुस्तानियों को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं कि हमारे भाइयों ने तो मास्क पहन लिया, आप लोग कब मास्क पहनने वाले हैं। वो शब्द आपको बताने का जो आज सुबह मैंने ट्विटर पर पोस्ट किया और आज का शब्द है मोड़। मेरे ट्विटर हैंडल पर आए ढेरों संदेशों में से 2 चुने हुए संदेश रोज की तरह हम आपको बताते हैं। BL मेहरदा लिखते हैं, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। अगला संदेश मनीष ठाकुर साहब का है, मैं तराश बनकर निकलता हूं, तुम मंजिल बनकर निकलो, किसी मोड़ पर मिलकर आओ, जिंदगी बन जाए। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी का रास्ता सीधा होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन बड़ा सच ये है कि जिंदगी में अगर मोड़ ना आए
तो पांव जमाने का मौका नहीं मिलता। सफर में आने वाला हर मोड़ आपका इम्तिहान लेता है और यही मोड़ ये तय करता है कि आप कितने मजबूत हैं, क्योंकि जब मोड़ आता है तो उसके पहले आपको ये पता नहीं होता कि आगे का रास्ता कैसा होने वाला है। ये मोड़ कभी जिंदगी का गियर चेंज कर देता है तो कभी दे देता है जोर का झटका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।